इस एकेडमी के द्वारा बीपीएससी शिक्षक भर्ती का छठा मॉक टेस्ट कराया गया, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए हैं। तो चलिए हम लोग इसके प्रश्न को देखना प्रारंभ करते हैं। तो इसका आज का जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, वो ये पूछा गया है कि आज़ादी के संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी ने किस क्षेत्र में अवैधानिक नमक बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग को पता है कि महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च किया गया था। कौन सा मार्च किया गया था? दांडी मार्च शुरू किया गया था, और ये 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था ये दांडी मार्च, और 1930 तक को शुरू किया गया था, और 6 अप्रैल तक चला था। ठीक है, तो इनके द्वारा दांडी मार्च यानी कि दांडी में वो पहुंच के क्या किया गया था कि उनके द्वारा नमक कानून का उल्लंघन किया गया। तो यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि आज़ादी के संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी ने अवैधानिक नमक कहाँ पे बनाया था? तो दांडी में बनाया था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे। पूछ रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है कि 1916 में महात्मा गांधी ने दमनकारी वागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा क्वेश्चन में एरर है, या ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है क्योंकि बीपीएससी के द्वारा भी लास्ट ईयर अगर आप लोग देखेंगे जो 67th बीपीएससी है या 68 बीपीएससी, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था जो प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया था, और उसमें लिखा हुआ था ये क्या में टर्म के हैं। ठीक है, तो वहाँ पे टर्म जो था वो गलत लिखा हुआ था, इसी वजह से उसका आंसर ई मान लिया गया था। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि दमनकारी जो है बागान व्यवस्था के खिलाफ, और समय दिया हुआ है 1916, जबकि आप लोगों को पता है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। और महात्मा गांधी अगर चंपारण की बात की जाए तो सबसे पहले कब पहुंचे थे? तो 10 अप्रैल को। कब पहुंचे थे? 10 अप्रैल को। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे कि 10 अप्रैल को महात्मा गांधी चंपारण गए थे। ओके, चंपारण, और 1917 में। तो 1917 में अगर इसका तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पे 1916 मेंशन किया गया। अगर यही 1917 मेंशन किया हुआ गया रहता तो इसका सही आंसर क्या हो जाता? चंपारण। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1916, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई। ये बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बीपीएससी थोड़ा बहुत आपके माइंड के साथ हमेशा खेलेगा। ठीक है, डेट में मिस्टेक करके, ईयर में मिस्टेक करके। तो इसका मतलब होता है कि आप किसी प्रश्न को कितना कॉन्शियस होकर पढ़ते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी कभी लास्ट में सब कुछ सही पढ़ रहे हैं लेकिन लास्ट में आपने नहीं पढ़ा, तो क्या होगा कि ऑप्शन के लास्ट में नहीं लगा रहा तो आदमी सही के साथ चला जाता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि तुम मुझे रक्त दो मैं तुझे स्वतंत्रता दूंगा। ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सुभाष चंद्र बोस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो हम लोग जानते हैं कि 1922 में असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा हत्याकांड की वजह से क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो थे वो महात्मा गांधी से नाराज हो गए, जिसमें दो मेन व्यक्ति थे, पर्सनालिटी थे, जिनका नाम है मोतीलाल नेहरू। क्या नाम है? मोतीलाल नेहरू। और एक व्यक्ति का नाम है चित्तरंजन दास, यानी कि CR दास। इनके द्वारा जनवरी 1923 में, है ना, जनवरी 1923 में क्या बनाया गया? स्वराज पार्टी का गठन किया गया। ओके, तो ये बात भी याद रखेंगे। तो किसकी विफलता के बाद हुआ? तो किसकी विफलता? तो असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 1924 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव सत्र की अध्यक्षता किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1924 ये समय भी आप लोग याद रखेंगे। 1924 में बेलगांव का जो अध्यक्षता किया गया था वो किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अध्यक्षता कौन किए थे? महात्मा गांधी। इससे ज़्यादा नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की गई? तो मात्र एक बार किया गया। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, बेलगांव में एक कुआं था जहां पे सभी लोगों ने सार्वजनिक रूप से पानी पिया था। उस कुएं का नाम है कांग्रेस कुआं। क्या नाम है? कांग्रेस कुआं। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछ लिया है, और हम इसको पढ़ रहे थे तो ये हमको दिख गया कि कांग्रेस कुआं का संबंध किससे है। ठीक है, तो इसका संबंध था बेलगांव अधिवेशन से। ओके ये थोड़ा सा फैक्ट था, हम पढ़ रहे थे तो आप लोगों को बता दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के बारे में अर्धनग्न फकीर किसने कहा? देखिए, तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहने वाला व्यक्ति था विंस्टन चर्चिल। ठीक है, किसके द्वारा? विंस्टन चर्चिल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? गांधी जी किसे अपना राजनैतिक गुरु मानते थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब गांधी जी एक सेकेंड, जब गांधी जी जनवरी 1915 में भारत आए, और
इनको भारत की राजनीति के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। तो ये सबसे पहले किससे मिले? गोपाल कृष्ण गोखले से। और गोपाल कृष्ण गोखले बोले कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने कान और आँख को बंद रखना है, ठीक है? सॉरी, आपके मुँह और कान को बंद रखना है और आँखें खुली रख के पूरे भारत का भ्रमण करता है ना, पूरे भारत को घूमना है और उसके बाद आपको निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है। तो इनके द्वारा ही प्रेरित किया गया कि आप पहले भारत को घूमें, क्योंकि आप क्या है 20 साल से भारत में नहीं हैं। तो आप पहले सबसे पहले भारत को घूमें और भारत की स्थिति को समझे, उसके बाद ही कुछ करें, ठीक है? तो इनका पहले राजनीतिक गुरु कौन बने? गोपाल कृष्ण गोखले। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया? तो महात्मा गांधी जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। 1931 में जो सेकंड गोलमेज हुआ था उसमें, और भीमराव अंबेडकर जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति। तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का सर्वोदय का कॉन्सेप्ट क्या है? तो गांधी जी के सर्वोदय से तात्पर्य क्या है? सार्वभौमिक उत्थान। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, सर्वोदय का मतलब ही होता है अंत तक, यानी कि सबसे छोटा से छोटा जो कनवा है वहां तक का विकास हो, यानी कि सार्वभौमिक उत्थान हो, सभी का विकास हो, ठीक है? और उसके बाद क्या है? नैतिक मूल्य पर आधारित एक समाज का सृजन किया जाए, यानी कि ऑप्शन ए और सी दोनों सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया? देखिए, दो चीज आप लोग को याद रखना है, एक है स्वदेशी और एक है पूर्ण स्वराज। तो हम लोग बात किए थे स्वदेशी का लक्ष्य 1906 में घोषित किया गया था, जबकि पूर्ण स्वराज का घोषणा किया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। कब किया गया था? 1929 में, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारत में प्रांतीय स्वायत्तता है ना, प्रांतीय स्वायत्तता कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ निम्नलिखित में से युग में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य अपहरण नीति जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। देखिए, यहाँ नहीं पूछ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिंटो यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का जो अधिनियम है वो लॉर्ड मिंटो के समय में आया था। इस समय मिंटो भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल थे, और मार्ले कौन थे? तो सचिव थे। मार्ले मिंटो रिफॉर्म इसी वजह से 1909 को कहा जाता है। ओके, देखिए उसके बाद लिखा है रिंग ऑफ फेंस। रिंग ऑफ फेंस जो है ये किसके समय में आया था? तो ये आया था वॉरेन हेस्टिंग के समय में। ये बात याद रखेंगे, किसके समय में आया था? वॉरेन हेस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सुरक्षा घेरे का कॉन्सेप्ट इसको कहा जाता है। ये तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में आया था। तो ये वाला सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या है? लॉर्ड कर्जन। क्या पूछ रहा है? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1878, यानी कि पूछा 1878 में ये लाया गया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया गया था वो लिट्टन के समय में आया था। कौन गवर्नर जनरल उस समय? लिट्टन था, और इसको रिमूव किया गया था रिपन के द्वारा, है ना। तो इसका आंसर ये गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी और डी दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में एक सेकेंड, लिखा हुआ है कलकत्ता मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो कोलकाता मद्रास में उच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो किया गया था 1861 के अधिनियम के द्वारा। हम लोग जानते हैं कि 1857 में जब क्या हुआ था इस समय सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में। इसी समय क्या हुआ था कि हम भारत जो है वो क्राउन के अंडर चला गया था, और उन्हीं क्राउन के ही द्वारा 1861 में एक अधिनियम, पहला अधिनियम पास किया गया। उसी में भारत में 3 उस समय प्रांत थे, कलकत्ता प्रांत, बम्बई प्रांत और मद्रास प्रांत, तीनों में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिवेशी भारत में निम्नलिखित में से अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ। देखिए यहाँ पे ना दो टर्म आप लोग को देखने को मिलेगा हमेशा। एक है अखिल भारतीय, ठीक है, अगर दलित वर्ग के जगह पे टर्म यूज कर दिया जाता है हरिजन। क्या यूज कर दिया जाता है? हरिजन, है ना। तो हरिजन सेवा संस्था का बात कर जाता है तो वो महात्मा गांधी हो जाएंगे। लेकिन अगर दलित वर्ग संस्था का बात किया दिया जाए तो दलित वर्ग जो संस्था है उसका स्थापना किया गया था किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिखा हुआ है अंग्रेजी शासन के समय भारत में
भारत के लिए सचिव से अभिप्राय है। देखिए भारत के लिए जो सचिव, भारत में जो सचिव का जो पद का सृजन किया गया था वो कब किया गया था? 1858 में, है ना, जब 1 नवंबर को जब भारत जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के चंगुल से मुक्त होकर ब्रिटिश अंग्रेज के अंदर चला जाता है, ब्रिटेन क्राउन के अंदर चला जाता है, तो उसी समय अब महारानी के एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सचिव का पद सृजित किया गया। और ये जो सचिव जो हुआ करते थे वो इंग्लैंड में बैठा करते थे, जो वहाँ के एक मिनिस्टर हुआ करते थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन का एक मंत्री जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी। ओके, ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिखा हुआ है रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो रामायण का जो फारसी अनुवाद बदायूनी के द्वारा किया गया था, बदायूनी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन है जिसे दक्कन की कुंजी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्कन की कुंजी, है ना। दक्कन की कुंजी कहा जाता है किसको? तो वो कहा जाता है असीरगढ़ किला को। किसको कहा जाता है? असीरगढ़ किला। ये किला जो है वो सतपुरा रेंज की श्रेणी में आता है और इधर से ही आप लोग क्या कर सकते हैं कि दक्कन प्लेटू की तरफ जा सकते हैं। ओके, तो असीरगढ़ जब जीत लिया गया तो उसके बाद सभी को किधर जाने का मौका मिल गया? दक्कन प्लेट्यू की तरफ। उसके बाद लिखा हुआ है शेर शाह की महानता का घोतक क्या है? तो शेर शाह जो है उसको महान क्यों कहा जाता है? इसका मेन कारण क्या है? इनका प्रशासनिक सुधार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर के राजा जो मान सवाई सिंह है या सवाई सिंह है, उनके द्वारा वेधशाला का जो निर्माण करवाया था उनमें कौन कौन सा है? तो देखिए इनके द्वारा जो मेन 5 वेधशाला का निर्माण करवाया गया था, 5, है ना। सबसे पहले जिनके द्वारा वेधशाला का निर्माण किया गया था वो उज्जैन में करवाया गया था। कहाँ करवाया गया था? उज्जैन में करवाया गया था। दूसरा जो था सेकंड वाला वो दिल्ली में करवाया गया था। कहाँ करवाया गया था? दिल्ली में। ओके, दिल्ली के वेधशाला को ही हम लोग जंतर मंतर कहते हैं, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। या जंतर मंतर का निर्माण कौन करवाया था? तो सवाई जय सिंह, वो क्या है? एक वेधशाला है। ओके, उसके बाद तीसरा जो है वो कहाँ करवाया गया था? तो जयपुर में करवाया गया था। कहाँ करवाया गया था? जयपुर में। चौथा कहाँ करवाया गया था? तो मथुरा में, मथुरा में। और पांचवा जो था वो कहाँ था? वाराणसी में। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग को टफ लगता होगा तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, क्योंकि वो जयपुर के रहने वाले थे, तो कहाँ करवा लिए? एक जयपुर में करवा लिए। ओके, जयपुर में। ठीक है, जयपुर एक, या ये तो आप लोग को याद हो जाएगा। दूसरा जो है देखिए जहाँ जहाँ ना मेन हिंदू का जो धर्म स्थल है, जैसे उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर, मथुरा में भगवान कृष्ण का, वाराणसी में क्या है काशी विश्वनाथ है, तो सभी जगहों पे उनके द्वारा क्या किया गया था? वेधशाला का निर्माण किया गया था। उसके अलावा एक कहाँ किया गया था? भारत के कैपिटल दिल्ली में। तो इसमें देखो हम लोग बात किए तो वाराणसी हो गया, उज्जैन हो गया और मथुरा हो गया, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? का निर्माण करवाया था पूछ रहा है, यानी कि सभी जगह पे करवाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से वेधशाला का निर्माण करवाया था पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर वही पूछता है कि कहाँ पे निर्माण नहीं करवाया गया है तो ऑप्शन इलाहाबाद हो जाता। ठीक है, और ये आप 5 जगह का नाम याद ही रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। दिल्ली का पहला मुगल शासक कौन है? देखिए यहाँ पे दिल्ली का पहला मुगल शासक पूछा है, तो दिल्ली का पहला मुगल जो शासक था उसका नाम क्या है? बाबर। कौन था? बाबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। देखिए क्वेश्चन को सही से पढ़े, या मुगल शासक पूछ रहा है, मुस्लिम शासक नहीं पूछ रहा है ना। अगर मुस्लिम शासक पूछता है दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन है, तो दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन हो जाता? कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एलोरा के कैलाश मंदिर, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया है? देखिए तो एलोरा के लास्ट में रॉ आता है ना, तो इसका आंसर है राष्ट्रकूट के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, एलोरा राष्ट्रकूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया था। तो किसके द्वारा? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाया था। उसके बाद देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश के सबसे पहले प्रथम राजा के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो पहला राजा है जो इसके कुछ भाग को जीता था वो कौन थे? राजेंद्र प्रथम, और ये चोल वंश के थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्याकरण ग्रंथ
अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो कलिंग के विजय के बारे में जो जानकारी मिलता है वो शिलालेख नंबर 13 से मिलता है। किससे मिलता है? 13वें शिलालेख से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मौलिक अधिकार नहीं दिए गए हैं, किनको मौलिक अधिकार नहीं दिए गए हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो मौलिक अधिकार जो है दिवालिया व्यक्तियों को नहीं दिया गया है, ये बात गलत है। दिवालिया व्यक्ति को भी दिया गया है, अगर दिवालिया की जगह कैदी रहता उनको भी दिया गया है। विदेशी को भी दिया गया है, लेकिन कुछ में उनको प्रतिबंधित किया गया है। ओके, असाधारण रोग से ग्रसित व्यक्ति, इनको भी दिया गया है। राजनीतिक पीड़ितों को दिया गया है। तो मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है किसको? ऑप्शन पूछ रहा है। तो मौलिक अधिकार किसको नहीं दिया गया है? तो किसी को नहीं, इसमें से सभी को दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियली रिव्यू ऑफ द जजमेंट आप इसको कह सकते हैं ना। एक मिनट, जुडिशियल जो रिव्यू है इसके बारे में आप लोग अगर बात करें तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 12, 13, 122 वगैरह से इसको पावर्ड मिलता है। और ये जो जुडिशियली रिव्यू है वो किस पे आधारित है? तो जुडिशियली रिव्यू है जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ठीक है ना, यानी कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में संबंध किया गया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 17 यानी आर्टिकल नंबर 17 किस चीज़ का बात करते हैं? तो अस्पृश्यता उन्मूलन का। ओके, ये बात अनटचेबिलिटी की बात की जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? तो राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू एजुकेशन भी है, ठीक है, ये उसके बाद राइट टू फ्रीडम भी है, और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि संवैधानिक उपचार जो है यानी रिट्स की बात की जा रही है, ये भी हम लोग का क्या है? मौलिक अधिकार है। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ई, यानी कि सभी इसमें हम लोग को प्राप्त है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने का सक्षम निकाय कौन है? यानी कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा कि नहीं, इस चीज़ का निर्धारण करने के लिए पावर किसके पास है? तो इसका पावर है संसद के पास। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर यानी कि आर्टिकल नंबर 11 यही करता है कि भारत की नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान है वो संसद के द्वारा बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि युद्ध और बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपातकाल लगाया जा सकता है? तो भारत में 3 तरह का आपातकाल का बात किया गया है। आर्टिकल नंबर 342, 52, 356 और 360, ये आप लोग जानते ही होंगे। तो इसमें जानते हैं कि 360 जो है फाइनेंशियल क्राइसिस है की स्थिति में लगाया जाता है, यानी कि जब वित्तीय आपात की बात की जाती है तब लगाया जाए, जो भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। यानी कि आपसे पूछ सकता है कि भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाई गई? तो 0 बार। ओके, अगर हम लोग बात किया जाए बाहरी आक्रमण के आधार पर भारत में कितने बार लगाया गया है? तो 3 बार लगाया गया। आर्टिकल यानी कि 52 आर्टिकल नंबर 352 का प्रयोग कितनी बार किया गया है? तो 3 बार। आप लोग को याद भी रखना है कि कब कब किया गया है। तो 1962 में, है ना, इंडो चाइना वार, यानी कि चाइना के साथ जब युद्ध हुआ तब। 1971 में, ये इस समय पाकिस्तान के साथ जब बांग्लादेश अलग हुआ था, ये बात भी आप लोग जानते हैं, उस समय इसमें पाक से वॉर हो रहा था। 1975 में जब इंदिरा गांधी के द्वारा लगा दिया गया। तो भारत में 3 बार इमरजेंसी लगा है, वो आर्टिकल नंबर 352 की बात करता है। जबकि हम लोग 356 जानते हैं, राष्ट्रपति शासन है, प्रेसिडेंट रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है उसका जिक्र आर्टिकल नंबर 123 में किया गया है। और आर्टिकल नंबर 123 में 2 टेन्योर का बात किया गया है। एक कहा गया है 6 सप्ताह और दूसरा जो है वो कहा गया है 6 माह। ठीक है, तो 6 सप्ताह और 6 माह के बीच में क्या कारण है इसको भी देख लेते हैं। ये कहा गया है कि अगर कोई भी राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 123 का यूज करते हुए अध्यादेश लगाता है तो उसको 6 सप्ताह के भीतर संसद में पास या संसद के पटल पे रखना पड़ेगा। और संसद से जब ये पारित हो जाएगा तो अगले बार ये 6 महीने तक लागू रहेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं अध्यादेश यानी कि एक लॉ होता है, जब हमारा संसद भवन नहीं चल रहा होता है उसके बीच में अगर किसी कानून की जरूरत
ज़रूरत है तब ये इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग जानते हैं। और हम लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट के एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच का जो डिन्योर होता है वो 6 माह का होता है। ठीक है, तो अगर मानिए कि आज सेशन समाप्त हो गया, अभी मानसून सेशन चल रहा है, ठीक है, अभी सेशन समाप्त हो गया और देश में कोई ऐसा कानून लाने की जरूरत पड़ गई तो कल के कल ही अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी करके वो कानून लगाया जा सकता है और नेक्स्ट सेशन जब विंटर सेशन होगा तब तक वो जारी रहेगा। ओके, और उसी को अगर पार्लियामेंट पास कर देता है तो वो लॉ बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, यानी कि 6 सप्ताह भी इसका सही आंसर है और 6 महीने भी इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कि भारत के प्रस्तावना में क्या नहीं लिखा गया है, तो साम्यवाद नहीं लिखा गया है। ठीक है, जबकि बाद बाकी सारे टर्म जो है वो लिखे गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग है ना, वित्त आयोग के बारे में अगर बात किया ना, यानी कि फाइनेंशियल कमीशन के बारे में, तो ये क्या काम करता है? तो ये केंद्र और राज्यों के बीच है ना कर के बंटवारे का निर्णय लेता है, संसाधनों का बंटवारा करता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संसद में जो अविश्वास प्रस्ताव है उसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल, तो ये कब के कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? बिल्कुल लोकसभा में किया जाता है। सदन में प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 100 व्यक्ति, यहाँ पे 100 व्यक्ति का प्रस्ताव का जरूरत नहीं है। कितने व्यक्ति का प्रस्ताव का जरूरत है? 50 व्यक्ति का। ओके, और उसके बाद लिखा हुआ है एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद कितना महीने का समय हो लगता है? 6 महीने का। यानी कि एक अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो उसके बाद नेक्स्ट अविश्वास प्रस्ताव के बीच का जो टेन्योर होना चाहिए वो 6 महीने का होना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ई, यानी कि मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा के चुनाव के लिए पात्रता का जो पात्र होने के लिए व्यक्ति का न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये आप लोग जानते हैं 25 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण जो है वो किस नदी के द्वारा किया जाता है? तो आप लोग सिर्फ गंगा नदी मत मार के आ जाइएगा, क्योंकि गंगा प्लस ब्रह्मपुत्रा भी है इसमें। ओके, ब्रह्मपुत्रा दोनों नदी का ये डेल्टा है, कंबाइंड डेल्टा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल भित्ति समुद्रीय प्रतिरूप है। तो हम लोग जानते हैं ये रेन फॉरेस्ट का है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, यानी कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन का। ये भी आंसर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भौम जल स्तर का पुनर्भरण, यानी कि जो जमीन के ग्राउंड वाटर है वो कैसे रिचार्ज होता है? तो हम लोग जानते हैं वर्षा की मात्रा पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करेगा? वर्षा के मात्रा पे निर्भर करेगा। उस एरिया का ऊंचा वाच्य क्या है? ऊंचा वाच्य का मतलब होता है जो कोई लैंड है उसका एरिया जो है वो कैसा है, ऊपर का सरफेस कैसा है। अगर किसी का ढलानदार होगा, बारिश होगी, सारा पानी चला जाएगा नीचे बह के, तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर कम रिचार्ज होगा। लेकिन अगर कोई कटोरा नुमा होगा तो यहाँ पे बारिश होगी तो ग्राउंड वाटर ज़्यादा रिचार्ज होगा। तो यही उस ऊंचे वाच्य पे डिपेंड करता है, वर्षा की मात्रा पे डिपेंड करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के पृष्ठीय तापमान कितना होता है? तो सूर्य का जो टेम्परेचर होता है सरफेस का वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में टाइगर रिजर्व, देखिए कभी कभी ना टाइगर रिजर्व को नीचे हिंदी में लिखा हुआ रहेगा बाघ, है ना, तो बाघ रिजर्व जो है वो कब लाएगा, सॉरी टाइगर प्रोजेक्ट जो है यानी कि बाघ परियोजना कब लाया गया था? 1973 में। अगर इसी टाइगर के जगह पर लायन में हिंदी में आदमी लिखा हुआ रहेगा शेर परियोजना, तो आदमी शेर और बाघ में ज़्यादा अंतर नहीं सोचता है, सटाक से बाघ 1973 मार देता है। लेकिन अगर शेर का परियोजना पूछा जाए तो शेर परियोजना जो है 2004 में लाया गया था। कब लाया गया था? 2004 में। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। कुछ प्रोजेक्ट है उसको याद रखना है, ये सब क्वेश्चन बीपीएससी पूछते रहता है, जैसे हिरन परियोजना, हाथी परियोजना, गेंडा परियोजना, टाइगर परियोजना और लायन परियोजना। इतना हम बता दिए, ये सब आप लोग याद करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे कम साक्षरता है? बिहार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर टाइगर उद्यान राष्ट्रीय उद्यान है ना जो टाइगर के लिए फेमस है, कहाँ है? कर्नाटक में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? तो हम लोग जानते हैं, ये याद रखिएगा, वाल्मीकि नगर है ना जो बिहार के पूर्वी पश्चिमी चंपारण में है, वो किसका एक्सटेंशन, उसका एक्सटेंशन नेपाल में क्या कहलाता है? तो चितवन राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहोम जनजाति कहाँ है भारत में? तो असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का कौन सा राज्य
सौर ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सौर ऊर्जा के उत्पादन में वर्तमान में अभी के समय में राजस्थान है, यहाँ पे शायद 16.48 गीगावाट बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, ये बात भी आप लोग याद नहीं रखेंगे, ये देख सकते हैं, ये न्यू रिसेंट डाटा में यही है जहां हम पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णतः कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक खेती करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। विश्व का सबसे बड़ा, यहाँ पे नदी बेसिन क्वेश्चन पूछना था, है ना। सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो ये बात याद रखेंगे, सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है वो है अमेजन नदी बेसिन, ठीक है। अगर यहाँ पे डेल्टा है तो सुंदरबन होगा, लेकिन याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन, नदी बेसिन का मतलब होता है, इसी वजह से क्वेश्चन 2 पूछा जाता है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, ओके, नाइल नदी। और विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो कौन है? अमेजन नदी। कारण क्या है कि अमेजन के पास जो बहुत सारी नदी आके अपना जल गिराती है और इसके जल ग्रहण संग्रहण क्षमता जो है वो सर्वाधिक है। ओके, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि क्रिकेट के गेंद को किस कोण से मारा जाए ताकि वो अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि कोई यहाँ पे बैट्समैन है, वो प्ले कर रहा है, तो वो किस एंगल पे मारेगा तो क्रिकेट का दूर सब बॉल जो है वो सर्वाधिक दूरी जाएगा, ठीक है। तो इस पे मारने के लिए ऑप्शन में है, तो इसमें सबसे ज़्यादा दूर जाएगा वो जाएगा, सबसे ज़्यादा प्रोजेक्टाइल बात किया जाए तो 45 डिग्री पे। कितना जाएगा? 45 डिग्री पे। ये बात आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। और कभी कभी साइंस में हालांकि आप लोग से पूछेगा नहीं, जैसे 45 डिग्री प्लस और माइनस करेंगे तो दोनों का रेंज सेम निकलेगा, यानी कि 60 डिग्री पे जो बॉल फेंका जा रहा है 100 और 35 डिग्री पे जो बॉल फेंका जा रहा है, सॉरी 30 डिग्री पे जो फेंका जा रहा है बॉल, दोनों का सेम रेंज आएगा। तो इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? आर्मी लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर एक बैरल है वो 60 डिग्री पर फायर करता है तो यहाँ गिरा, सेम अगर 30 डिग्री पे भी फायर करेगा तो यहाँ गिरेगा, ओके। और अगर हम लोग बात करें 45 डिग्री पे तो सबसे ज़्यादा दूरी पे जाएगा, ओके। ये बात आप लोग याद रखेंगे, यानी कि 45 डिग्री प्लस और माइनस जितना भी करेंगे दोनों तरफ सेम, तो जो रेंज होगा वो इक्वल निकल के आ जाएगा। तो जो आर्मी लोग है वो क्या करता है, अपने दुश्मन को डराने के लिए कि हमारे पास जो तोप है वो बहुत पावरफुल है, तो वो अपना पहला गन फायर करता है 60 डिग्री पे। कितना पे कर देता है? 60 डिग्री पे। तो जब तक 60 डिग्री पे ट्रैवल करके कोई बंदूक गोली आती है, फिर उतना ही वो कितना पे कर देता है? 30 डिग्री पे, फिर यहीं पे आके गिर जाता है। तो अभी बात किए ना, 45 प्लस 15 बराबर 60, सेम रेंज, और 45 माइनस 15 बराबर 30, सेम रेंज। तो दोनों पे जो बम गिरेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही समय पे दोनों बम फूट जाएगा और पता चलेगा क्या, क्योंकि अब देखिए तो 60 डिग्री पे पहले फायर करेगा, पहले 35, क्योंकि 60 डिग्री का जो डिस्टेंस है वो क्या है, ज़्यादा है, ऐसे करके गोलाएगा, तब तक उस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेता है और यहाँ से फायर कर देता है। हालांकि ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, बहुत बकवास करें। 36 में कितना है? 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस लेने में परेशानी महसूस नहीं होती, कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है कि पक्षियों के पास क्या होते हैं? वायुकोश, अतिरिक्त वायुकोश होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम है? देखिए आप लोगों को ना एनसीईआरटी में कुछ पढ़ना है सिंपल मशीन के बारे में, बीम वगैरह। तो कैंटिलीवर बीम जो है वो क्या होता है कि जिसका एक साइड जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। जैसे ये अगर कोई वॉल है तो वॉल से अगर इस तरह का कोई बीम बना हुआ होगा तो इस बीम को हम लोग क्या कहेंगे? कैंटिलीवर बीम। जैसे स्विमिंग पूल में तैरने वाला सब जो होता है वो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे चढ़ के और कूद जाता है, ओके। तो ये इसको क्या कहेंगे? कैंटिलीवर व्हील कहेंगे। जैसे आप लोग का घर का कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो आप लोग देखते हैं कि घर में से छज्जी निकाल दिया जाता है, ये क्या छज्जी जो है उसमें किस तरह का बीम होता है? कैंटिलीवर। और कैंटिलीवर को हिंदी में क्या कहते हैं? बाहुधरण, ठीक है। तो ये बीम है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से। उदाहरण है तो गोता लगाने का बोर्ड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई होती है, कारण क्या है? वहाँ पे जो होता है वायुमंडलीय प्रेशर जो होता है, वायु का दाब जो होता है वो कम होता है, वायु के कम दाब के कारण, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पानी के सेविंग ब्रश आपस में चिपक जाते हैं, कारण क्या है? तो पृष्ठीय तनाव।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल। कल पूछा गया था कि सबसे कमजोर बल कौन सा होता है, तो आपको पता है कि सबसे कमजोर बल होता है गुरुत्व बल, जबकि सबसे पावरफुल जो बल होता है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है। कौन सा होता है, न्यूक्लियर फोर्स। देखिए कल हम क्वेश्चन में कुछ बात किए थे, तो साइंस के क्वेश्चन में एरर आ गया था, उसके लिए देखिए देखिए जैसे हम लोग कोयला और सोना वाला बात जो क्वेश्चन को डील किए थे, तो उसमें हम लोग जानते हैं कि ब्लैक गोल्ड जो है वो सोना ही हो, पेट्रोलियम ही होता है ना। ब्लैक गोल्ड जो है वो पेट्रोलियम ही होता है, और ब्लैक डायमंड कहा जाता है कोयला को। लेकिन बीपीएससी कभी कभी अपने ऑडिटर जनरल के एग्जाम में वहां पे पेट्रोलियम नहीं दिया हुआ था, सिर्फ कोयला दिया हुआ था, और कोयला को ही ब्लैक गोल्ड मान लिया था। इस वजह से हम ऑप्शन ई का प्रयोग किए हैं। बाद बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका डिसाइड जो है वो आयोग ही करता है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और एक क्वेश्चन था वो भी गलत कर दिया गया था कि उसके लिए सॉरी, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो मेटल है या नॉन मेटल है वो फ्री स्टेट में, कौन सा एलिमेंट फ्री स्टेट में पाया जाता है। जैसे उसमें पाया जाता है प्लैटिनम का बात कर लिया जाए, है ना, सिल्वर का बात कर लिया जाए, और गोल्ड का बात कर लिया जाए, तो ये सब क्या है, ये लोग फ्री स्टेट में पाया जाता है। ये एलिमेंट फ्री स्टेट में पाया जाता है। लेकिन मेरे द्वारा कल लेड का बता दिया, यानी सीसा का बात कर लिया है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो आप लोग सही कर लीजिएगा। प्रकृति के सबसे सशक्त बल, यानी कि टेस्ट नंबर 5 की बात कर रहे हैं, तो प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल कौन सा है, गुरुत्वीय बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदमी ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो संभवतः सबसे पहले उनके द्वारा तांबा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रिक हीटर के कुंडली बनाने के सामग्री में कौन सा धातु या प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का तार या निक्रोम का तार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रहती है तो उस पे हरे रंग का कार्बोनेट जम जाता है, हरे कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, वो किस पे होता है, यानी कि वो तांबा यानी कि कॉपर पे होता है। ओके, ये बात भी आप लोग याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरा थोथा का बात किया जा रहा है, ठीक है, कभी कभी हरे कार्बोनेट की जगह पे हरा थोथा यूज कर लेगा, तो वो होता है तांबा यानी कि कॉपर पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, अभी हम लोग इसके बारे में बात किए, नाइक्रोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाया जाता। तो हम लोग जानते हैं कि अगर पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो सबसे पहले नंबर पे क्या होता है, हाइड्रोजन। ठीक है, और ये सबसे हल्की गैस होती है, इसी वजह नीचे नहीं रहता है, वो काफ़ी हाइट पे रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धातुएं सुचालक होता है, यानी कि जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कारण क्या है, तो उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में फ्री रहते हैं, यानी कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन गैस मृदु पेय पदार्थ यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स में मौजूद रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, मृदु के मैदा में मौजूद रहता है, यह है कोल्ड ड्रिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वापातन का उदाहरण है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सब्लिमेशन का प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है, जो अपने स्टेट को क्या करता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में ट्रांसफर कर लेता है। तो हम लोग बात किए थे, कल भी ये क्वेश्चन शायद आया हुआ था, तो सॉलिड आइस यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जा रही है, सूखा बर्फ, कपूर और नेफ्थलीन, ये तीनों इसका सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन है, तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है, आप लोग याद रखिएगा, प्रोटियम, उसके बाद डाइट्रियम और ट्रिटियम। ठीक है, इनके 3 समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पदार्थ के परमाणु का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो पदार्थ के परमाणु का सिद्धांत है वो डाल्टन के द्वारा। उसके बाद लिखा ब्लीचिंग पाउडर यानी कि बिरंजक चूर्ण को तैयार करने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो क्लोरीन गैस प्रयुक्त की जाती है। देखिए साइंस में इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक, देखिए भारत यहाँ पे जोड़ा हुआ है, सीधा नहीं क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है। अगर सीधा पूछता कि विश्व में हरित क्रांति का जनक, तो नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, लेकिन भारत में किसको हम लोग कहते हैं, एस एन स्वामीनाथन को, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि डीटीटी का छिड़काव या डीडीटी का छिड़काव, सॉरी यहाँ पे डीटी लिखा, डीडीटी का छिड़काव जो है वो किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करता है, वो उत्पन्न करता है, तो मृदा को तो करेगा ही, सॉइल को करेगा ही करेगा, और वाटर को भी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ग्राउंड वाटर सॉइल से फिल्ट्रेट होके ही रिचार्ज होता है, इस वजह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
जो दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि ये आप लोग ना डेट भी याद रखिएगा, कभी-कभी बीपीएससी डेट भी पूछ लेता है कि भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुआ था 3 दिसंबर को, ठीक है? वो हुआ था 3 दिसंबर 1984। ये समय भी याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और यहाँ पे जो गैस का रिसाव हुआ था वो MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है? ये याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे तालाब और कुएं में छोड़ा जाता है मच्छरों के नियंत्रण के लिए? मच्छरों के लार्वा को जो खा जाता है उस फिश का नाम है गैम्बूसिया फिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, HYV का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो ये होता है हाइब्रिड हाई इल्ड वैरायटी, ठीक है? यहाँ पे हाइब्रिड जो लिखा हुआ है ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। हाई इल्ड वैरायटी होता है, यानी कि वैसे हाइब्रिड बीज जिसकी प्रोडक्शन जो हो वो बहुत ज़्यादा हो, उसी को हम लोग हाइब्रिड बीज कहते हैं, ठीक है? हाई इल्ड वैरायटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मानव कोशिकाओं की कायिक कोशिका में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की जो संख्या पूछ रहा है, कभी कभी ना कितने पेयर होते हैं, यानी कि पूछेगा कितने युग्म पाए जाते हैं, तो युग्म जो होगा वो 23 होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि गुणसूत्रों की संख्या यानी कि 46, 23 दूना 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग्यता की उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये भी प्रतिपादित किया गया था डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला क्या रही है? तो शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला सासाराम रहा है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया है? तो भूमि में के सर्वेक्षण उसके द्वारा करवाया गया, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया गया। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो इबादत खाना, हम लोग बात किए इबादत खाना का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था, ठीक है? तो ये नहीं करवाया गया है, ठीक है? यानी कि क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करवाया गया है, ठीक है? तो नहीं करवाने वाला है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेरशाह के मकबरे के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो शेरशाह का जो मकबरा ये झील के मध्य अष्टकोणीय आकार का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये जो है अष्टकोणीय है। ओके, उसके बाद है झील के मध्य में यानी बीचों बीच बनाया है। यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है, यानी कि ये बात सही है, ये चौकोर चबूतरा बना दिया गया, उस पर अष्टकोणीय बनाया गया है। ओके, इस प्रकार से ये मकबरा है। उसके बाद इसके छत पर एक गुंबद है, ये बात भी सही है, 1 2 3 यानी ऑप्शन नंबर इसका ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है बिहार प्रांत जिसकी राजधानी पटना बनी, ऐसा कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1912 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 30 अप्रैल 1908 को जो मुजफ्फरपुर में बम कांड हुआ था उस किसके हत्या का प्रयास पूछ रहा है? तो किसके द्वारा किया गया था, प्रयास किया गया था? जॉर्ज किंग्सफोर्ड को मारने और प्रिंगले कैनेडी को मारने। ये दोनों वहाँ के मुजफ्फरपुर के जज थे। ओके, और किसके द्वारा? तो प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा। कब फांसी दिया गया था इनको? तो अगस्त 1908 में दे दिया गया था, 8 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में बंदूक बनाने का एकमात्र कारखाना कहाँ है? तो बिहार में बंदूक बनाने का एकमात्र कारखाना मुंगेर में है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बिहार में प्लाईवुड का उद्योग कहाँ है? तो बिहार में प्लाईवुड का जो उद्योग है वो हाजीपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग देखेंगे वेस्टर्न साइड ऑफ बिहार, तो वो कुछ इस प्रकार का है, ठीक है? इस तरह से आपको बिहार दिखेगा, ठीक है? वेस्टर्न साइड, यहाँ से गंगा बिहार में प्रवेश करती है, तो यहाँ पे 2 नदी है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ दूर गंडक नदी सीमा बनाती है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे कुछ दूर घाघरा नदी बनाती है। ओके, और नीचे में अगर बात कर लिया जाए तो कर्मनासा नदी, ठीक है ना? कर्मनासा नदी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कर्मनासा, गंडक और घाघरा, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम लोग। तो जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? उड़ीसा में किया गया। हाल ही में किसे पूर्वोत्तर
सीमांत रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत का इट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। किसको दिया गया है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। हाल ही में एनसी अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव, जिसमें भारत पहली बार भाग लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन फ्रांस में किया गया है। कहाँ किया गया है? फ्रांस में। ये सारे करंट अफेयर के प्रश्न हैं, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल के क्या कर दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टेड भी रहा है। तो इसका जो नाम बदल के कर दिया गया, प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना कहाँ शुरू किया है? तो ये शुरू किया है ढाका, बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधारगिरी रख दिया गया है? तो वो है उत्तर प्रदेश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2023 के लिए 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी किस देश के लिए चुना है? तो ये किया जाएगा भारत के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रेस को 2021 का गांधी शांति मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिया गया है गीता प्रेस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन दुगंध मिशन योजना शुरू किया है? तो दुगंध मिशन ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लर्न एंड अर्न योजना शुरू किया गया है? तो ये योजना शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी गई है? तो ये रखी गई है ऑस्ट्रेलिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। कहाँ रखा गया है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25 अप्रैल 2023 को किस देश ने पहली जल आधारित मेट्रो सेवा शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है केरल में। कहाँ शुरू किया गया है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेम डे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? केरल में ही किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू फोबिया को की निंदा का प्रस्ताव किस राज्य द्वारा, अमेरिका के पहले किस राज्य के द्वारा बनाया गया है? तो वो स्टेट है अमेरिका का जॉर्जिया। कौन सा है? जॉर्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैन बनाया है? तो ये बनाया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है विष्णुप्रयाग के निकट अलकनंदा से कौन सी धाराएं आपस में मिलती है? तो ये हम लोग जानते हैं कि विष्णुप्रयाग में दो नदी मिलती है, उसका नाम क्या है? तो धौली गंगा और विष्णु गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा और विष्णु गंगा, यानी कि ऑप्शन ए और 3 सही होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी को शांगपो या तशांगपो कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माउंट हैरियट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो माउंट हैरियट जो है वो है दक्षिणी अंडमान में, है ना। अगर यही सैडल पिक होगा तो वो उत्तरी अंडमान में होगा। ठीक, तो यह सैडल पिक जिसको कहते हैं। तो इसका सही क्या हो जाए? 99 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बांगर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो बांगर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? हम्म, तो इसमें कथन अगर देख लिया जाए तो इसका स्टेटमेंट 1 जो है ये नवीन मिर्जा, ये गलत होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा मैथ का क्वेश्चन आ गया, तो मैथ के क्वेश्चन का सिर्फ हम आंसर बता देते हैं। मैथ के कोई पहला जो आंसर होगा इसका 101 का वो होगा बी। 102 का जो ऑप्शन होगा वो होगा 102 का ई। कौन हो जाएगा? ई। इसका सही आंसर है 179/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 103 का हो जाएगा बी। 104 का बी। 105 का ए। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन कराया जा रहा है रेगुलर, आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसमें से कोई क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा, ये बात याद रखें। 106 का सही आंसर आप लोग देखेंगे तो 106 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
107 का आप सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 108 का सही आंसर आप लोग देखेंगे तो 3000 रुपये ए। 109 का सही आंसर है 18,500 रुपये। 110 का सही आंसर है 10.5 सेंटीमीटर। 111 का सही आंसर है ए। ये क्वेश्चन में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना? 18 डिवाइडेड बाई 4 इज ग्रेटर देन 8, उसके बाद +9 मल्टीप्लाई 8, ठीक है, ये क्वेश्चन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 13 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 14 का बी। 15 का सी। 16 का डी। 17 का डी। 18 का सी। 19 का बी। और लास्ट वन 120 का ए। ओके, तो इस प्रकार आज हम लोग जो टेस्ट नंबर 6 था उसको देखे हैं। इसमें काफ़ी आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया गया है। सभी प्रश्नों को आप लोग देखते रहेंगे और इससे जो रिलेटेड टॉपिक है उसको भी देखेंगे। ऐसा नहीं जो इसमें क्वेश्चन कराया जा रहा है एग्जैक्टली वही क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन उसके नियर अबाउट क्वेश्चन आएगा, ये आप लोग जानिए। तो टॉपिक को करिए, टॉपिक के अगल बगल में जो भी क्वेश्चन होता है उसको देखने का प्रयास करें। वैसे अगर हम जितना करा रहे हैं पूरा टेस्ट आप लोग अटैम्प्ट करते हैं तो किसी हालत में आपका एग्जाम नहीं छूटने वाला है, आपका 100% सिलेक्शन होगा। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।